लास्ट वीडियो हमने सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल को लेआउट डायग्राम, उसकी प्रोसेस और उसको टीएस और पीवी डायग्राम पे कैसे बनाते थे ये पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे इस बार, इसकी सीओपी कैसे निकालें। देखो एक साइकिल कोई भी अच्छी तरह से पढ़ लो, सब सेम है, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग और डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए कि कहाँ क्या कंडीशन शो करते हैं ये पता होना चाहिए। बस आपको कंडीशन होंगी अब आगे डेरिवेशनों में, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके डायग्राम होंगे और सबके डेरिवेशन उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। बस आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी होंगी और कुछ नहीं है। सबके डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, 6 के 5 डेरिवेशन के जो के तू हैं। बस हमें टीएस डायग्राम कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाने आने चाहिए, पीएस डायग्राम कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाने आने चाहिए, और कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी आनी चाहिए। अब इसी की सीओपी निकाल लें तो इसकी सीओपी क्या होगी, क्या होती है, डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। सीओपी का फॉर्मूला एक ही है। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ हो रहा है, इवोपरेटर में। मैंने बताया फ्रीजर सेक्शन में होता है, फ्रिज के। तो फ्रीजर सेक्शन में क्या होता है हमारा, इवोपरेटर। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट किसके बीच में हो रहा है, 0.4 और 1, 4 और 0.1 के बीच में हो रहा है। तो क्या करें, H1 माइनस H4, एंथैल्पी जो 1 पे है माइनस एंथैल्पी ऑफ 4। तो H1 माइनस, इसका मतलब ये क्या है हमारी, इधर देखें तो ये H1, और इस पॉइंट पे क्या है हमारा 4H4। तो H1 से क्या करते हैं हम, H1 से H4 को, 4 पॉइंट के एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट कर दें। तो H1 माइनस H4 रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें पता है इवोपरेटर में होता है, इवोपरेटर होता है फ्रीजर हमारा। अपॉन वर्क डन, वर्क डन किसको दे रहे हैं, कंप्रेसर को। कंप्रेसर तो वर्क ले रहा है, और कंप्रेसर किस किसके बीच में लगा हुआ है, देखो कंप्रेसर हमारा जो लगा हुआ है वो 0.1 और 2 के बीच में लगा हुआ है। ये लगा हुआ कंप्रेसर 1 और 2 के बीच में, और पीएस डायग्राम में लगा हुआ है 1 और 2 के बीच में ही। यानी H2 एंथैल्पी ऑफ 0.2, H2 पे एंथैल्पी, 0.2 पे एंथैल्पी माइनस 0.1 के एंथैल्पी। तो एक इसका वर्क शो कर देगा हमारा कंप्रेसर का। तो H2 माइनस H1। तो ये आ गई हमारी COP। सबका फॉर्मूला COP का एक है, यही है सबका फॉर्मूला, और यही वैल्यू रखनी है। बस अब हम अकॉर्डिंग टू वैल्यू रखनी है। H1 किसके बराबर होगा, अब देखो H1 जो हमारा 1 पॉइंट है वहाँ पे क्या है, 100% वेपर है, और 100% वेपर रीजन में हम Hg के बराबर लेते हैं। Hg मतलब जो एंथैल्पी वेपर्स की होगी, क्योंकि 100% वेपर है 1 पॉइंट में। तो इस प्रेशर पे मान लो, ये प्रेशर क्या होगा, ये मान लो 10 बार है, और ये कितना है, ऊपर नीचे वाला प्रेशर 2 बार है, ठीक है, 2 बार पे है, और ये क्या है हमारा 10 बार है। तो 2 बार प्रेशर लाइन पे जब हम अपने चार्ट देखेंगे या टेबल देखेंगे, साइक्रोमेट्री टेबल जैसे स्टीम टेबल होती है, ऐसे ही साइक्रोमेट्री टेबल होती है, रेफ्रिजरेंट टेबल होती हैं, स्टीम टेबल जैसी बनी होती हैं वो बिल्कुल। उसमें Hg, Hf, Sg, Sf, Hfg की वैल्यू होती है। तो हमें पता है 1 पॉइंट हमारा 100% वेपर लाइन के ऊपर है। तो वेपर लाइन के ऊपर हम क्या लेते हैं, जो पॉइंट वेपर लाइन के ऊपर ही होता है 100%, तो Hg की वैल्यू लेते हैं। यानी इस प्रेशर पे जो भी ये नीचे प्रेशर है उस पर टेबल में Hg की वैल्यू देखना। मान लो ये 2 बार प्रेशर, तो टेबल खोलेंगे, 2 बार प्रेशर देखेंगे कि 2 बार कहाँ है उस टेबल में, और उसके बराबर में Hg की वैल्यू देख लेंगे। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो H1 की। तो देखो, तो H1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, Hg1, यानी Hg की वैल्यू 1 पॉइंट पे जो Hg की वैल्यू है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, H4 की और H2 की। H4 की वैल्यू क्या होगी, ये देखो, बस सिंपल पीएच चार्ट देखना है आपको और कुछ नहीं। H4 देखो 4 पॉइंट ये है, 4 पॉइंट हमारा ये है, और 3 और 4 देखिए, एक वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब क्या है एंथैल्पी। और नीचे क्या है इसमें पीएच चार्ट में, H नीचे ही होता है, एंथैल्पी क्या है नीचे ही है, तो वर्टिकल। तो 3 और 4 पे एंथैल्पी क्या होगी, बराबर होगी। तो जितनी भी वर्टिकल लाइन क्या होंगी, सब क्या होगी, आइसो एंथैल्पिक लाइन होंगी, क्योंकि एंथैल्पी हमारी पीएच चार्ट में एक्स एक्सिस पे होती है। तो जितनी एंथैल्पी हमारी 4 पे है, उतनी एंथैल्पी हमारी क्या है 3 पे है, क्योंकि हमने इसमें
3 से 4 में हमने माना ही ये था कि आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट, तो 3 और 4 की एंथैल्पी बराबर होगी। तो चाहे हम H3 की वैल्यू देख लें और चाहे H4 की देख लें, बात बराबर है। समझ में आया कि जब एंथैल्पी बराबर है तो चाहे H3 की वैल्यू देख लें चाहे H4 की वैल्यू देख लें। तो हमने वही लिखा कि H3 बराबर H4, H4 इज इक्वल टू H3, क्योंकि सेम एंथैल्पी है। अब H3 देखो, अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, 3 पॉइंट किस लाइन के ऊपर है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर है, यानी 100% लिक्विड लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। और जब लिक्विड लाइन के ऊपर 100% लिक्विड लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उस प्रेशर पे हम HF की वैल्यू देख लेते हैं। HF, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, HF। तो मान लो ये प्रेशर हमने माना था कि 10 बार है, तो टेबल में जाएंगे, साइक्रोमेट्री टेबल है, रेफ्रिजरेंट टेबल में 10 बार वाला कॉलम देखेंगे, उसमें HF की वैल्यू देख लेंगे। 10 बार पे HF की वैल्यू कितनी है, वो किसके बराबर होगी, H3 के बराबर होगी, क्योंकि 3 पॉइंट क्या है, लिक्विड लाइन के ऊपर है। तो H4 इक्वल टू H3, और H3 किसके बराबर होगा, HF3, यानी थर्ड पॉइंट पे जो HF की वैल्यू है। क्योंकि ये पॉइंट देखिए एक बार फिर, ये पॉइंट किसके ऊपर है, 100% लिक्विड लाइन के ऊपर है 3, तो इसलिए HF की वैल्यू डायरेक्ट देख लें, यानी HF3 जो थर्ड पॉइंट पे HF की वैल्यू होगी वही क्या होगी, H3 के H4 के बराबर होगी। तो H3 आ गया, HO4 आ गया की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना, H2 की वैल्यू निकालनी है। अब पहले तो ये देखें H2 पॉइंट है कहाँ, H2 पॉइंट हमारा 2 पॉइंट है वो सुपर हीटेड रीजन में है। तो क्या करें, यहाँ तक कि देखो हमने एक पॉइंट क्या मान लिया, 2 डैश। अब तक मैंने आपको 2 डैश नहीं बताया था क्या है, अब बता दो 2 डैश हमने यहाँ पे लिखा क्यों। 2 डैश देखो, जब हम बनाएंगे लाइन तो एक लाइन इस सैचुरेटेड वेपर लाइन 100% वेपर लाइन को क्रॉस जरूर करेगी, इंटरसेक्ट जरूर करेगी, काटेगी। किस पॉइंट पे, 2 डैश माना हमने वो। तो हम क्या करें, हमें 2 पॉइंट की एंथैल्पी चाहिए, तो यहाँ तक की एंथैल्पी और प्लस ये 2 पॉइंट की एंथैल्पी और प्लस 2 पॉइंट तक की एंथैल्पी और ऐड कर दें, मतलब ये एंथैल्पी और इसमें कितना ऐड कर दें, 2 डैश की एंथैल्पी और उसमें कितना ऐड कर दें, 2 तक की एंथैल्पी और ऐड कर दें। तो 2 डैश पे कौन सी एंथैल्पी होगी, हमें पता है पॉइंट किसके ऊपर है, 2 डैश हमारी वेपर लाइन के ऊपर है, 100% वेपर लाइन के ऊपर। तो हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, HG की। तो वही हमने लिखा कि H2 की वैल्यू निकालनी है, तो H2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, HG की वैल्यू देखेंगे 2 डैश पे, यानी 2 डैश पे सबसे पहले तो हम प्रेशर देखेंगे कितना है, 2 डैश पे प्रेशर कितना है वो देखेंगे। मान लो 10 बार हमने मान रखा है, 10 बार वाले रेफ्रिजरेटिंग टेबल में जाएंगे, वहाँ पे 2 डैश पे 10 बार वाली टेबल में गए, 10 बार वाले कॉलम में गए, वहाँ पे देखेंगे HG की वैल्यू कितनी है। तो HG की वैल्यू किसके बराबर होगी, H2 डैश के बराबर होगी। तो H2 डैश यहाँ तक की एंथैल्पी प्लस मैंने बताया कि इतनी एंथैल्पी और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि सुपर हीटेड भी तो है, 2 पॉइंट तो यहाँ पे है सुपर हीटेड रीजन में। तो प्लस क्या करें, CP, ये होता है ना MCP डेल T, तो वही करें, क्योंकि मास हमने यूनिट मान रखा तो मास को तो छोड़ देंगे। तो CP इंटू डेल टी कितना है, H2 माइनस H2 डैश, H2 ज़्यादा ही होगा, वो T2 माइनस T2 डैश, T2 टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, और T2 डैश टेम्परेचर को घटा देंगे। देखो इस वाले एक्सिस इसमें देख लेते हैं, TS डायग्राम में टेम्परेचर पता चल जाएगा कि देखो T2 ज़्यादा है और T2 डैश कम है, तो T2 माइनस T2 डैश। तो हम H2 की वैल्यू क्या लिखें, HG 2 डैश तक की वैल्यू प्लस इसमें ऐड क्या करते हैं, CP T2 माइनस T2 डैश। तो ये टोटल एंथैल्पी किसकी आ जाएगी, H2 की। अब इन सब वैल्यू को इन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमने है ये हमारी कंडीशन यहाँ पे रख देंगे, और हमारा कोई भी न्यूमेरिकल या कुछ भी होगा डेरिवेशन का आंसर आ जाएगा। तो हमने सिंपल क्या करा, H2 के लिए पहले H2 डैश तक की एंथैल्पी निकालो और उसमें कितनी ऐड कर दी, डिग्री ऑफ सुपर हीट ऐड कर, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट, जो कि क्या होता है CP इंटू डेल टी। पहले H2 डैश तक की एंथैल्पी निकाली और उसमें कितनी ऐड कर दी, CP डेल टी, यानी CP इंटू T2 माइनस T2 डैश। तो ये एंथैल्पी हमारी किसकी आ गई, ये एंथैल्पी हमारी आ गई H2 की। देखो H2 डैश और प्लस CP T2 माइनस T2 डैश, तो एंथैल्पी किसका रहती है, H2 की। तो ये सब कंडीशन को यहाँ पे रख देंगे और हमारा आ जाएगा फाइनल COP आ जाएगी।
ये बस हमें क्या करनी है, ये कंडीशन क्या होगी, हर डेरिवेशन के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि पीएच डायग्राम सबके अलग अलग होंगे। बस ये हमें कंडीशन ध्यान रखनी है, और सबके डेरिवेशन इस टाइप के ही हैं।